नमस्कार, जय हिंद। आइए हिंदी चैनल से मैं हूं प्रदीप, आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम टेस्ट 2 के जो कंप्लीट क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं उनके बारे में पूरा डिस्कशन करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन, घाव भरने के लिए निम्न विटामिन में से कौन सा सहायक होता है? घाव भरने के लिए कौन सा विटामिन सहायक होता है? विटामिन सी। इसको आप विटामिन के से कंफ्यूज मत करिए। विटामिन के का यूज़ होता है ब्लड क्लॉटिंग में। जैसे कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको चोट लग जाने पे उनका रक्त बहता रहता है, ठीक है, ब्लड वहाँ पर क्या होता है, रुकता नहीं है। इसको कहा जाता है यहाँ पर विटामिन के की कमी होती है, क्योंकि उनका ब्लड जो है वो क्लॉट नहीं हो पा रहा, थक्का नहीं बन पा रहा। अगर ब्लड क्लॉट हो जाएगा तो वहीं पर वो बहना बंद हो जाएगा थोड़ी देर बाद। अगर विटामिन के की कमी है तो ब्लड क्लॉटिंग नहीं होती और जो घाव हो जाता है, आपको पता है कि विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी में क्या होता है, जैसे मसूड़ों से पस आना, ठीक है, तो घाव बन जाते हैं जगह जगह पर और वो घाव जल्दी भरते नहीं हैं। तो इसके लिए कौन सा विटामिन चाहिए होता है? विटामिन सी। इसीलिए घाव भरने के लिए कौन सा विटामिन जरूरी होता है? तो ये होता है विटामिन सी। आगे चलते हैं। निम्न में से कौन ग्रीन हाउस गैस नहीं है? ग्रीन हाउस गैस नहीं है, पहले जानना होगा कॉन्सेप्ट ग्रीन हाउस क्या होता है। देखिए, जो ठंडे प्रदेश हैं जैसे कि 60 डिग्री अक्षांश के जब आप ऊपर जाएंगे तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर कम होता है, तो वहाँ पर खेती करने में बहुत ज़्यादा समस्या होती है। तो वहाँ पर लोगों ने क्या किया, शीशे का घर बना दिया। शीशे का घर क्या काम करता है कि ये सौरिक विकिरण को तो आने देता है लेकिन पार्थिव विकिरण को जाने नहीं देता। तो इससे क्या होता है, जो पार्थिव विकिरण होती है वो इस शीशे के घर के अंदर टकरा करके इसी में रह जाती है और इसका टेम्परेचर क्या करती है, बढ़ा देती है। तो जब टेम्परेचर बढ़ा दिया तो ये फसलों के अनुकूल हो जाता है। तो यहाँ पर क्या होता है, मतलब इसके अंदर खेती की जाती है। तो यही कहलाता है ग्रीन हाउस इफेक्ट। यहाँ पर ग्रीन हाउस पैदा करने का काम कौन कर रहा है? यहाँ पर ये कांच का घर कर रहा है। अगर यही काम कोई और चीज़ें करें तो उसे हम क्या कहेंगे? ग्रीन हाउस कहेंगे। जैसे अब अगर पृथ्वी की बात करें तो ये पृथ्वी और ये हो गया इसका वायुमंडल। तो विभिन्न गैसें इस वायुमंडल में विद्यमान हैं और इसी तरीके से ये गैसें भी क्या करती हैं, सौरिक विकिरण को आने देती हैं, लेकिन पृथ्वी से जो विकिरण वापस जाती है उसको जाने नहीं देती हैं, एब्जॉर्ब कर लेती हैं। तो इससे पृथ्वी का टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस बना रहता है। अगर ये ग्रीन हाउस गैसें ना हो तो पृथ्वी का टेम्परेचर -20 डिग्री सेल्सियस रहेगा और यहाँ पर मानव के या किसी भी जीव के रहने के लिए अनुकूल दशाएं उत्पन्न नहीं हो पाएंगी। तो यहाँ पर जो ग्रीन हाउस पैदा करने का काम कौन कर रहा है, ग्रीन हाउस इफेक्ट पैदा करने का काम ये गैसें कर रही हैं, इसीलिए इनको कहा जाता है ग्रीन हाउस गैसेस। लेकिन आपने देखा कि ये CO2 है, जलवाष्प है, मीथेन है, CFC, ये सभी गैसें ग्रीन हाउस गैसेस हैं। ये हमारे पर्यावरण के लिए ज़रूरी हैं, लेकिन जब इनका सांद्रण एक लिमिट से अधिक हो जाता है तो क्या करती हैं, ग्लोबल वार्मिंग उत्पन्न करना शुरू कर देती हैं और ग्लोबल वार्मिंग का बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिलता है। तो यहाँ पर हमें क्वेश्चन पूछा गया कि निम्न में से कौन ग्रीन हाउस गैस नहीं है? CO2 बिल्कुल है, यहाँ पर मीथेन बिल्कुल है, ओजोन बिल्कुल है, यहाँ पर प्रोपेन ग्रीन हाउस गैस नहीं है। आगे चलते हैं। चाय की पत्तियों में विद्यमान सर्वाधिक महत्व का उत्तेजक है कैफीन, ठीक है। चाय की पत्तियों में क्या मिलता है? कैफीन। कॉफ़ी पीते हैं आप, कैफीन मिलता है, तभी थोड़ा आपका दिमाग एक्टिव हो जाता है चाय पीने के बाद। हालांकि ज़्यादा चाय नहीं पीना चाहिए और खाली पेट तो बिल्कुल भी नहीं। निम्न में से किस तत्व को मिट्टी के तेल में सुरक्षित रखा जाता है? सोडियम को। क्यों? सोडियम को आप खुले में रखेंगे, अगर शुष्क वायु है उसमें आर्द्रता कम है तो वो बहुत ज़्यादा क्रिया नहीं करती, लेकिन जब वो आर्द्र वायु के संपर्क में आती है तो वो सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण करने लगती है, इसीलिए इसको मिट्टी के तेल में रखा जाता है। आगे चलें। कौन सा यौगिक एक विटामिन नहीं है? नियासिन, राइबोफ्लेविन, थायरॉक्सिन, पायरिडॉक्सिन। यहाँ पर ये जो थायरॉक्सिन आप देख रहे हैं ये एक हार्मोन है जिसको हम, आप देखिए, पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करती है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन को कहती है कि थायरॉक्सिन हार्मोन निकालिए। किसको बोलती है? थायराइड स्टिमुलेटिंग, यहाँ पर जो ग्रंथि है उसको बोलती है कि थायरॉक्सिन हार्मोन निकालिए। पिट्यूटरी ग्लैंड बोलती है थायराइड ग्लैंड को कि थायरॉक्सिन हार्मोन निकालिए। तो ये जो थायरॉक्सिन हार्मोन है कौन निकालता है? थायराइड ग्लैंड निकालती है। बाकी यहाँ पर आप नाम देखें, नियासिन किसका नाम होता है? नियासिन होता है B3 का, राइबोफ्लेविन B2 का और पायरिडॉक्सिन B6 का। ये सब रासायनिक नाम है। थायरॉक्सिन क्या है? एक हार्मोन है। आगे चलते हैं।
ध्वनि प्रदूषण को मापने के लिए किस इकाई का प्रयोग किया जाता है? बहुत ही आसान है, डेसिबल। WHO ने बोला है कि 45 डेसिबल तक सुना जा सकता है, जो कि कान के लिए हमारे लाभदायक, अर्थात वो नुकसान कान को नहीं पहुंचाएगी। जैसे ही 45 डेसिबल से ध्वनि क्रॉस करती है तो वह हमारे कानों को नुकसान पहुंचाती है। क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? जलवायु परिवर्तन। क्योटो प्रोटोकॉल कब आया? 1997 में। ठीक है। लागू कब होता है? 2005 में। और इसकी पहली जो चरण होता है, इसका पहला चरण 2008 से 2012 के लिए, थोड़ा सा बैकग्राउंड समझ लीजिए, और दूसरा चरण 2012 से 20 के लिए चल रहा है। ध्यान से देखिएगा। जब 1992 में रियो में पृथ्वी शिखर सम्मेलन हुआ तो उसमें कई चीज़ें, 3 सिस्टर कन्वेंशन की उत्पत्ति हुई। 3 सिस्टर कन्वेंशन में एक था FCCC, इसी के आगे UN लगा दीजिए, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। इसी को UNFCCC को जितने देशों ने मान्यता दे दिया उसी को कहा जाता है कॉप, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़। और इन कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ की पहली बैठक कब हुई? 1995 में। और इन्हीं की 1997 में तीसरी बैठक हुई, COP 3। ठीक है, COP 3 को ही कहाँ पर बैठक हुई? टोक्यो में। इसी को हम कहते हैं, क्योटो में, तो इसी को हम कहते हैं क्योटो प्रोटोकॉल, जिसमें कहा गया था कि जो ग्रीन हाउस पैदा करने वाली गैसेस हैं उनकी मात्रा, उनके उत्सर्जन की मात्रा को कम किया जाए। ठीक है, तो इसका संबंध किससे है? जलवायु परिवर्तन से। आगे चले, हमें घास जो है वो हरी क्यों दिखाई देती है? क्यों हरी इसलिए दिखाई देती है क्योंकि वो जो घास है वो हरे के अलावा सभी रंगों के प्रकाश को परावर्तित करती है। गलत। या हरे रंग के प्रकाश को हमारी आंखों पर परावर्तित करती है, या हरे रंग के प्रकाश को अवशोषित करती है, या इनमें से कोई नहीं। अब ध्यान से देखिएगा, आपको कोई भी रंग कब दिखता है? जैसे कि आपके सामने कोई चीज़ रखी है, कोई चीज़ आपको ब्लू दिख रहा है, तो ब्लू तब दिखेगा जब प्रकाश से बाकी सारे कलर क्या हो जाएंगे? एब्जॉर्ब हो जाएंगे और केवल ब्लू ही रिफ्लेक्ट होगा। आपको वही कलर दिखता है जो कलर रिफ्लेक्ट होता है। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखें, यह हरे रंग के प्रकाश को हमारी आंखों पर परावर्तित करती है, इसीलिए हमें घास जो है वो हरी दिखाई देती है। गुलाब लाल क्यों दिखाई देता है? क्योंकि गुलाब की पत्तियाँ लाल रंग को रिफ्लेक्ट करती हैं। आगे चलें, एक पिंड का अधिकतम भार किस में होता है? सबसे ज़्यादा भार आपको कहाँ महसूस होगा? वायु में। धान के खेत से कौन सी गैस निकलती है जो कि भूमंडलीय तापक्रम वृद्धि से संबंधी है, अर्थात कि ये जलवायु परिवर्तन में भूमिका निभाती है, ग्लोबल वार्मिंग में भूमिका निभाती है? धान के खेतों से निकलने वाली गैस है, कौन सी गैस है? मीथेन है। मीथेन एक ग्रीन हाउस गैस है, अभी हम बात कर चुके हैं। यहाँ पर ध्यान से देखें, कृत्रिम रूप से फलों का पकना, इसके लिए कौन सी गैस यूज होती है? एथिलीन यूज होती है। बेकिंग सोडा, इसको हम सोडियम बाइकार्बोनेट भी बोलते हैं। शीतल पेय, कार्बन डाइऑक्साइड, जिससे कोका कोला है, ये जो सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं इसमें क्या होता है? शीतल पेय में कार्बन डाइऑक्साइड होता है। क्वार्ट्ज, इसको बोलते हैं सोडियम सिलिकेट। आगे चलते हैं, हरे पौधे के द्वारा प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में प्रयुक्त सौर ऊर्जा का रूपांतरण किस रूप में होता है? आप जानते हैं कि हरे पौधे अपना भोजन कैसे बनाते हैं? फोटोसिंथेसिस के माध्यम से। फोटोसिंथेसिस के लिए क्या क्या ज़रूरी होता है? सबसे पहले तो कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, सूर्य का प्रकाश चाहिए, क्लोरोफिल चाहिए। तो इन सब के माध्यम से जब भोजन बनता है तो C6H12O6 अर्थात ग्लूकोज बनाते हैं पौधे। ग्लूकोज के अलावा जल बनाएंगे और ऑक्सीजन बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप जो देख रहे हैं, सौर ऊर्जा का रूपांतरण किस में हो गया? C6H12O6। तो ये किस रूप में हुआ? प्रकाश ऊर्जा का किस में रूपांतरण होता है? रासायनिक ऊर्जा में। आगे चलें, तो यहाँ पर आंसर क्या हो गया आपका? रासायनिक ऊर्जा। मनुष्य की श्रव्यता की सीमा क्या होती है? अर्थात जो ध्वनि होती है, कौन सी ध्वनि आपको सुनाई देती है? तो उसकी सीमा है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। 20 हर्ट्ज से कम की आवृत्ति है ध्वनि की तो आप नहीं सुन सकते। 20,000 हर्ट्ज से अधिक है तब भी नहीं सुन पाएंगे। जो 20 हर्ट्ज से आवृत्ति कम होती है जिस ध्वनि की, उसे हम क्या बोलते हैं? अवश्रव्य। अव माने क्या होता है? नीचे, अवश्रव्य। और 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति वाली तरंग को हम क्या बोलते हैं? पराश्रव्य। क्या बोलते हैं? पराश्रव्य। आगे चलते हैं, निम्न में से कौन अम्ल वर्षा का कारण है? अम्ल वर्षा के लिए कौन कौन से उत्तरदायी हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन जी नहीं। कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड गलत है। सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड। ध्यान से देखिएगा, जो अम्ल वर्षा होती है इसे क्या कहते हैं? जब वर्षा का पानी का जो अम्लीयता होती है या pH मान होता है वो 5.6 से कम हो जाता है। कितना? 5.6 से कम हो जाता है।
pH मान, तब उसे हम कहते हैं अम्ल वर्षा। और अम्ल क्या क्या होता है आप जानते हैं, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड और HNO3 नाइट्रिक एसिड। ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड कैसे बनता है, सल्फर डाइऑक्साइड से बनता है, और नाइट्रिक एसिड कैसे बनता है, नाइट्रस ऑक्साइड से बनता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड। आगे चलते हैं। मानव शरीर में विटामिन ए संचित रहता है। आपका जो लीवर होता है उसकी कोशिकाओं में विटामिन ए संचित रहता है। तेल पेट्रोल में क्यों मिलाया जाता है, टेट्रा एथिल लेड। देखिए टेट्रा एथिल लेड क्यों मिलाया जाता है, जनरली क्या होता है, कुछ गाड़ियों को आपने देखा होगा वो बहुत तेज़ी से आवाज़ करती हैं। आवाज़ इसलिए करती हैं क्योंकि उसमें जो ईंधन होता है, पेट्रोल होता है, वो ठीक से दहन उसका नहीं हो पाता और वो पूरी तरीके से ऊष्मा में कन्वर्ट होने के बजाय वो ध्वनि में कन्वर्ट हो जाती है, एनर्जी। तो तेल इसीलिए मिलाया जाता है ताकि जो पेट्रोल है उसका दहन ठीक से हो सके, और उसकी अपस्फोटन दर को कम किया जा सके। यहाँ पर थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, ठीक है। अपस्फोटन दर को क्या किया जा सके, कम किया जा सके, या एंटी नॉकिंग रेट को बढ़ाया जा सके। ध्यान से समझिएगा, एंटी नॉकिंग रेट को बढ़ाया जा सके और अपस्फोटन दर को कम किया जा सके। आप ध्यान रखना, जब तेल मिलाया जाता है पेट्रोल में टेट्राएथिल लेड को, तो उसकी ऑक्टेन संख्या क्या होती है, बढ़ जाती है। जिस ईंधन की ऑक्टेन संख्या जितनी ज़्यादा होगी वह ईंधन उतना ही अच्छा माना जाता है। तो जो तेल मिलाया जाता है इसलिए मिलाया जाता है कि जो गाड़ी है वो आवाज़ कम करे। आवाज़ कम कब करेगी, जब ईंधन का ठीक से दहन होगा, अर्थात एंटी नॉकिंग रेट को बढ़ा दिया जाए या अपस्फोटन रेट को कम कर दिया जाए। ठीक है, वो आवाज़ कम करे। आगे चलते हैं। रेटिना पर जो चित्र बनता है, आप जो भी चीज़ देखते हैं उसका चित्र कहाँ बनता है, रेटिना पर। कैसे बनता है, क्या सीधा बनता है, जी नहीं, वस्तु के बराबर तो बनेगा, लेकिन आप जो चीज़ देखते हैं आपके दिमाग पर उसकी उल्टी छवि बनती है। तो वो आपको सीधी कैसे दिखाई देती है, आपके अनुभवों से वो चीज़ आपको सीधी दिखाई देती है, क्योंकि हमेशा आपने उसको किस रूप में देखा है, सीधे रूप में देखा है। ठीक है। मोटर कार चलाते समय अपने पीछे के यातायात को देखने के लिए किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग किया जाता है, ड्राइवर के द्वारा। ड्राइवर जिसमें अपने पीछे की गाड़ियों को देखता है, जिस शीशे में, वो शीशा कैसा होता है, वो होता है उत्तल दर्पण। आप उसे देखेंगे तो वो शीशा ऐसे उभरा होता है। ठीक है। और इसमें जो पीछे की गाड़ियाँ होती हैं वो दिखाई देती हैं, लेकिन उनका जो आकार होता है बहुत छोटा होता है। उस शीशे में कई गाड़ियाँ दिखाई दे सकती हैं। ठीक है, इसको हम कहते हैं उत्तल दर्पण। आगे चलते हैं। शरीर के अतिरिक्त किन अंगों के परीक्षण हेतु प्रयुक्त तकनीकी एंडोस्कोपी आधारित है। एंडोस्कोपी आपको पता है, अगर आपके शरीर के भीतरी भागों के बारे में डॉक्टर को जानना है तो वो आपको एंडोस्कोपी करने की सलाह देता है, करवाने की सलाह देता है। एंडोस्कोपी में क्या होता है, कैमरा पाइप के माध्यम से आपके भीतर डाला जाता है, और यह पूरी प्रक्रिया किस पर आधारित होती है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन पे। किस पर, एंडोस्कोपी किस पर काम करता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन पे। अभी आगे भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन है, कहीं पर हम इसको डिटेल में बात करेंगे। आगे चलते हैं। हृदय की धड़कन को कंट्रोल करने के लिए कौन सा खनिज जरूरी होता है, पोटेशियम। इसीलिए आपको सेब वगैरह खाते रहना चाहिए ताकि आपका हार्ट जो है वो हेल्दी रहे। साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब क्या होता है, वायुमंडल के दाब से ज़्यादा होता है। ठीक है, क्योंकि उसके अंदर पृष्ठ तनाव जो होता है वो कम हो जाता है। आगे चलें। ल्यूकीमिया एक प्रकार का कैंसर है, इसमें असाधारण बढ़ोतरी होती है। ल्यूकीमिया, जिसको आप ब्लड कैंसर के नाम से भी जानते हैं। ल्यूकीमिया वर्ड आया है ल्यूकोसाइट से। किससे आया है, ल्यूकोसाइट से। और ल्यूको का मतलब होता है वाइट, और साइट का मतलब होता है सेल, तो मतलब वाइट सेल। वाइट सेल का मतलब वाइट ब्लड सेल, श्वेत रक्त कणिकाएं। ठीक है, श्वेत रक्त कणिकाएं। जब WBC की संख्या में अचानक से बढ़ोतरी होनी शुरू हो जाती है तो इसी को क्या कहा जाता है, ब्लड कैंसर। हीमोग्लोबिन के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कहीं कहीं पर टाइपिंग मिस्टेक है। हीमोग्लोबिन के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, यह रक्त में ऑक्सीजन का संचार करता है, बिल्कुल सही। यह लौह युक्त यौगिक है, बिल्कुल सही। यह कुछ रोगों के प्रति प्रतिरक्षा प्रदान करता है, बिल्कुल गलत। यह रक्त को लाल रंग प्रदान करता है, सही। अब ध्यान से देखिएगा, इस समय कोरोना का दौर चल रहा है। आपके अंदर इम्यूनिटी है कि नहीं ये डिसाइड करती है WBC। कौन डिसाइड करता है, WBC की टी सेल्स। ये जो कोरोना है, HIV है, ये आपकी टी सेल्स को ही मार देता है। यही वो टी सेल्स हैं जब आपके शरीर में कोई एंटीजन आता है, कोई आपका दुश्मन आता है आपके शरीर के अंदर, जैसे कोई बैक्टीरिया है, वायरस है, तो ये टी सेल ही पहचानने का काम करती हैं और B सेल को बोलती हैं कि भैया एंटीबॉडी बनाओ।
तो इसमें जो टी सेल होती हैं ये सबसे ज़्यादा प्रभावित हो जाती हैं जब आपके शरीर में वायरस वगैरह जाता है। तो आपकी इम्यूनिटी बढ़ाने का काम या आपके अंदर इम्यूनिटी है या कमज़ोर हो गई है ये कैसे पता चलता है? WBC की संख्या से पता चलता है, ना कि हीमोग्लोबिन या RBC। तो यहाँ पर 1, 2, 4 ऑप्शन सही है और 3 गलत है। आगे चलते हैं। मानो कि सामान्य स्वस्थ आँख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी मानी जाती है। कहने का मतलब आप अपनी आँख से कितनी दूरी तक स्पष्ट तरीके से, न्यूनतम कितनी दूरी तक स्पष्ट तरीके से देख सकते हैं? 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर से कम लाएंगे तो आपको वो चीज़ ठीक से दिखाई नहीं देगी। जैसे आप किताब आपके सामने अगर रखी हो तो आप किताब को अपनी आँख के पास लाते जाइए तो वो किताब आपको धीरे धीरे धुंधली दिखने लगेगी, क्लियर नहीं आएगा। आगे चलते हैं। डिटर्जेंट साबुन की तुलना में बेहतर निर्मल डिटर्जेंट्स जो होते हैं वो साबुन की तुलना में बेहतर निर्मलन अभिकर्मक होते हैं। उन्हें कठोर जल के साथ धावन हेतु प्रयोग किया जाता है, क्यों? ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है वो डिटर्जेंट्स और साबुन में अंतर पूछा गया है कि जो पाउडर होता है और साबुन होता है दोनों में क्या अंतर है। देखिए, जो साबुन बनाया गया था, जब साबुन बनाया गया तो उसको देखा गया कि ये तो जो मृदु जल है, सॉफ्ट वाटर है, उससे तो ठीक तरीके से कपड़ा धो देता है, लेकिन जब खारा पानी आता है या जो कठोर जल है उसमें साबुन काम नहीं करता। तब डिटर्जेंट्स का आविष्कार किया गया, डिटर्जेंट्स को बनाया गया, पाउडर को बनाया गया ताकि यह खारे पानी में भी काम करे मृदु जल के साथ साथ। आखिर ऐसा क्यों होता है कि डिटर्जेंट्स साबुन की तुलना में बेहतर माना जाता है? क्यों? क्योंकि ये जो होते हैं ये कठोर जल के साथ, ध्यान से देखिएगा, कठोर जल के साथ घुलनशील सोडियम और मैग्नीशियम के लवण बनाते हैं। ठीक है, इस वजह से डिटर्जेंट्स को जो होते हैं उनको साबुन की तुलना में बेहतर माना जाता है। आगे चलते हैं। एक नाव में एक नदी को पार करते समय खड़े रहने की सलाह नहीं दी जाती। अर्थात जब नदी चल रही होती है, आपने इसको महसूस भी किया होगा, प्रैक्टिकल भी, आप कभी नाव में बैठ करके जा रहे हों तो वो जो लोग नाव चलाते हैं उन्होंने बोला होगा कि कोई इधर उधर हिलेगा नहीं, कोई खड़ा नहीं होगा। क्यों? अगर जब आप खड़े हो जाएंगे नाव पर तो इससे क्या होगा? नाव डिसबैलेंस हो जाएगी, इम्बैलेंस हो जाएगी, अस्थिर हो जाएगी। ऐसा क्यों? क्योंकि जब कोई व्यक्ति खड़ा हो जाएगा तो क्या होगा? जब वो व्यक्ति खड़ा होगा तब जो नाव का गुरुत्व केंद्र होगा वो थोड़ा सा ऊपर उठेगा। जब नाव का गुरुत्व केंद्र ऊपर, और किसी भी वस्तु का गुरुत्व केंद्र जब ऊपर उठता है तो वह वस्तु अस्थिर हो जाती है। इसीलिए कहा जाता है कि यह जो अगर व्यक्ति खड़ा हो जाएगा तो इससे क्या होगा? नाव में अस्थिरता उत्पन्न हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर यह ऑप्शन सही है, यहाँ पर अस्थिरता होनी चाहिए, स्थिरता लिखा हुआ है, थोड़ा सा गलत है। ठीक है, आगे चलते हैं। एक गेंद को ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपर की ओर फेंका जाता है, उसका अपनी गति के दौरान क्या होगा? एक गेंद है जिसको आपने ऊपर फेंका, क्या होगा? सीधी सी बात है, नीचे गुरुत्वाकर्षण काम कर रहा है तो वेग घटेगा, लेकिन जो त्वरण होगा, त्वरण क्या है? वेग परिवर्तन की दर। वेग परिवर्तन की दर क्या होगी? स्थिर रहेगी, इक्वल रहेगी। इसीलिए क्या होगा? वेग घटेगा, लेकिन जो त्वरण है वो क्या रहेगा? एक समान रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी। आगे चलते हैं। वाट सेकेंड किसकी एक इकाई है? वाट सेकेंड इकाई है किसकी? एनर्जी की, ऊर्जा की। यहाँ पर आप देख सकते हैं शक्ति बराबर क्या होता है? कार्य बटा P बराबर W/T, कार्य बटा समय, और इसको आप इस पैमाने से निकाल सकते हैं। आगे चलते हैं। उस दृष्टि दोष को क्या कहते हैं जिसके कारण एक व्यक्ति निकट की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देखने में असमर्थ हो जाता है? अर्थात आपको नज़दीक की चीज़ें नहीं दिखाई देती लेकिन दूर की दिखाई देती हैं, तो इसको क्या कहते हैं? दूर दृष्टि दोष, हाइपरमेट्रोपिया। हाइपर का मतलब जैसे होता है ना कभी कभी कि क्यों हाइपर हो रहे हो, अर्थात क्यों गुस्सा हो रहे हो। हाइपर का मतलब क्या हो गया? कि उसके अंदर क्रोध ज़्यादा आ रहा है। क्रोध ज़्यादा का मतलब दूर। यहाँ पर देखिए हाइपरमेट्रोपिया, हाइपर मतलब दूर दृष्टि दोष, नज़दीक की चीज़ें नहीं दिखाई दे रही, दूर की दिखाई दे रही। ठीक है, इसके लिए कौन सा लेंस यूज करेंगे? उत्तल लेंस यूज करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं वह व्यक्ति किससे पीड़ित है? हाइपरमेट्रोपिया से पीड़ित है। और इसमें क्या क्या रीज़न होता है? या तो नेत्र के लेंस की गोलाई क्या हो जाए? कम हो जाए, या फोकस दूरी बढ़ गई, फोकस दूरी बढ़ गई इसीलिए नज़दीक की चीज़ दिखाई नहीं दे रही, लेंस की क्षमता घट गई। ये 3 कारण हो सकते हैं हाइपरमेट्रोपिया के। आगे चलते हैं। तारों का टिमटिमाना वायुमंडलीय किसका यह परिणाम होता है? देखिए, तारे हमें टिमटिमाते हुए क्यों दिखाई देते हैं?
यह होता है प्रकाश के अपवर्तन के कारण। किसके कारण? प्रकाश के अपवर्तन। देखिए प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो क्या होता है, अगर प्रकाश सीधा जा रहा है, ठीक है ध्यान से देखिएगा, अगर प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में सीधा जा रहा है तो विचलित नहीं होगा, लेकिन अगर वो तिरछा गया तो विचलित होना स्वाभाविक है। अब ध्यान से समझिएगा, रात के दौरान तारे तो हमेशा चमकते हैं, ये तारा है मान लीजिए, यहाँ पर पूरा वायुमंडल है और यहाँ पर वायु की परतें हैं। और क्या ये वायु की परतें स्थिर हैं? जी नहीं, स्थिर नहीं है, ये वायु की परतें गतिशील हैं। तो यहाँ से अगर कोई लाइट आप यहाँ पर आएगी, कोई प्रकाश इसको क्रॉस करेगा तो क्या वो प्रकाश सीधे आएगा आपके पास? जी नहीं, ये परतें उसको क्या करेंगी, ये परतें गति कर रही हैं। तो आपको पूरी तरीके से प्रकाश नहीं दिखेगा, बल्कि आपको महसूस होगा कि तारे टिमटिमा रहे हैं, क्योंकि आप यहाँ पर खड़े हैं, नीचे खड़े हैं। ठीक है, समझ में आ गया? प्रकाश यहाँ से, यहाँ विरल माध्यम है और नीचे आ रहा है सघन माध्यम, यहाँ पर विचलित हो रहा है, इसी को कहा जाता है प्रकाश का अपवर्तन। आगे चलते हैं। जीवाश्म विज्ञानी किस चीज़ का अध्ययन करते हैं? बहुत ही आसान है, फॉसिल्स का अध्ययन करते हैं, फॉसिल्स। आगे चलते हैं। जैविक ऊर्जा है क्या? एटीपी। जब आप खाना खाया तो आप कहते हैं एनर्जी मिली। एनर्जी किस रूप में मिलती है आपको? एटीपी के रूप में। किस रूप में? एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में आपको एनर्जी मिलती है। ठीक है, और ये पूरी श्वसन की जो प्रक्रिया होती है कहाँ संपन्न होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सा मानव अंग एंजाइम के साथ ही हार्मोन भी स्रावित करता है? देखिए इसके लिए मैं आपको एक वीडियो रिकमेंड करूंगा, जो कि आपके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वीडियो के नीचे देखिए आप, डिस्क्रिप्शन में है, वीडियो का लिंक है, आप उसको, डाइजेशन सिस्टम का वीडियो है, उसको आप कंप्लीट देख लें। इसके बाद, इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई और वीडियो कभी भी यूट्यूब पे देखने की ज़रूरत नहीं होगी। ठीक है, यहाँ पर आपको देखना है कौन सा अंग है जो एंजाइम के साथ साथ हार्मोन का भी स्रावण करता है, वो है पैंक्रियाज। पैंक्रियाज जो है वो एक मिक्स्ड ग्लैंड है, एंडोक्राइन भी है और एक्सोक्राइन भी है। ठीक है, अब यहाँ पर जो पैंक्रियाज है वो जैसे ट्रिप्सिनोजिन, काइमेट्रिप्सिनोजिन एंजाइम निकालती है, जबकि कई हार्मोन भी निकालती है, जैसे इंसुलिन, ग्लूकागोन और सोमैटोस्टैटिन। ठीक है, ये सारी बातें मैंने डाइजेशन सिस्टम वाले चैप्टर में बता रखी है, आप वहाँ से इसको देख लें। आगे चलते हैं। कौन सा एक विषाणु जनित बीमारी नहीं है? कौन वायरस की वजह से नहीं होता? एड्स वायरस की वजह से होता है, डेंगू, चिकनगुनिया, क्षय रोग। यहाँ पर जो टीबी है, ट्यूबरकुलोसिस, ये माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस की वजह से होता है, ये बैक्टीरिया की वजह से, वायरस की वजह से नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से किसका जलीय विलयन नीले लिटमस को लाल कर देगा? नीले लिटमस को लाल कौन करता है? अम्ल करता है। ठीक है, अगर अम्ल में आप नीला लिटमस पेपर डुबोएंगे तो लाल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ध्यान से देखिए, सोडियम क्लोराइड, कॉपर सल्फेट, सल्फर डाइऑक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। यहाँ पूछा जलीय विलयन, किसका जलीय विलयन? जब आप सल्फर डाइऑक्साइड गैस को जल में मिलाएंगे तो वो सल्फ्यूरिक अम्ल बनाएगी, H2SO4, और H2SO4 में जब आप नीला लिटमस पेपर डालेंगे तो लाल में कन्वर्ट हो जाएगी। क्लियर हो गया? चलिए, कौन सा तत्व रेडियो एक्टिव है? आर्गन, एंटीमनी, एक्टिनियम, आर्सेनिक। तो यहाँ पर कौन सा है? एक्टिनियम, रेडियो एक्टिव है ये। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक किस मंत्रालय के द्वारा आरंभ किया गया? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, पर्यावरण और वानिकी एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा एयर क्वालिटी इंडेक्स जारी किया गया। इस इंडेक्स के द्वारा क्या बताया जाता है कि आपके शहर की या हमारे देश की वायु की गुणवत्ता कैसी है। अगर 0 से 500 तक पूरा स्केल बनाया गया है। 0 से 50 अंक अगर आता है स्कोर तो इसको अच्छी वायु गुणवत्ता मानी जाती है। जैसे कि अभी लॉकडाउन के समय वायु की गुणवत्ता काफ़ी अच्छी हो गई थी, जो स्कोर हुआ करता था वो 0 से 50 के बीच आ गया था। लेकिन इस समय दिल्ली जैसे शहरों की जो वायु गुणवत्ता है वापस वो 200-250 के आसपास पहुँच गई, मतलब कि अब वो ख़राब की स्थिति में पहुँच गई। और पंजाब वगैरह में पराली जलाई जा रही है, तो अब अभी दिसंबर जनवरी में आकर के ये 300-400 के बीच पहुंच जाएगी, बहुत ख़राब स्थिति में पहुंच जाएगी। ठीक है, आगे चलते हैं। किस मेमोरी को सबसे अधिक डेटा एक्सेस स्पीड होती है? किस मेमोरी की सबसे अधिक डेटा स्पीड होती है? ध्यान से समझिएगा। आपके मोबाइल में जब आप कोई फ़ोटो देखते हैं, उस फोटो को डेली देखते हैं आप, ठीक है, तो एक कैचे मेमोरी आपके मोबाइल में बन जाती है, CACHE। इस मेमोरी में वो फाइल रहती हैं जिन फाइल्स को आप जनरली एक्सेस करते रहते हैं। क्योंकि जब भी आप अपने मोबाइल को, लैपटॉप को आप कमांड देते हैं तो उसको सर्च करना पड़ता है उस चीज़ को, तो वो अपनी एक अलग मेमोरी बना लेता है
उसको पता है कि आप कभी ना कभी इसको जल्दी सर्च करेंगे। तो और उस मेमोरी में एक्सेस क्या होता है, बहुत आसानी से हो जाता है, कंप्यूटर को ज़्यादा काम नहीं करना पड़ता। इसी को कहा जाता है कैशे मेमोरी। इसमें इसकी जो एक्सेस स्पीड होती है बहुत ही ज़्यादा होती है। आप अपने फाइल मैनेजर में जाइए, वहाँ पर आप इसको देख सकते हैं, इस मेमोरी को। चलिए आगे चलते हैं। कंप्यूटर को चलाने के लिए मूलभूत आवश्यकता क्या होती है? कंप्यूटर को चलाने के लिए क्या ज़रूरी होता है? क्या इंटरनेट के बिना कंप्यूटर नहीं चलेगा? चलेगा। उपयोगिता सॉफ्टवेयर, क्या अगर गूगल क्रोम ना हो तो आपका कंप्यूटर नहीं चलेगा? बिल्कुल चलेगा तब भी। एंटीवायरस, क्या आपके मोबाइल में, लैपटॉप में एंटीवायरस ना हो तो मोबाइल और लैपटॉप नहीं चलेगा? तब भी चलेगा। ऑपरेटिंग सिस्टम, अगर आपके मोबाइल में या लैपटॉप में ऑपरेटिंग सिस्टम ही ना हो तो क्या आपका लैपटॉप काम करेगा? जी नहीं। ऑपरेटिंग सिस्टम के बगैर आपका ये जो मोबाइल है ये सब काम नहीं करेंगे। जैसे कि विंडोज़ है, ये क्या है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। जैव गैस, बायोगैस का प्रमुख अवयव क्या होता है? ये होता है मीथेन। बायोगैस का प्रमुख अवयव क्या है? मीथेन है। प्रेशर कुकर में भोजन जल्दी पक जाता है, क्यों? देखिए, आपने क्या किया, प्रेशर कुकर को बंद कर दिया तो उसके अंदर प्रेशर बढ़ जाता है। जब आप किसी प्रेशर बढ़ाते हैं तो उसका क्वथनांक भी क्या होता है? बढ़ता है। बॉइलिंग पॉइंट, उबलने वाला पॉइंट क्या होता है? बढ़ जाता है। और जब पानी बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पे उबलता है तो उसके अंदर एनर्जी क्या होती है? बहुत ज़्यादा होती है। और जब एनर्जी ज़्यादा होती है तो खाना जल्दी पक जाता है। देखिए, आप 50 डिग्री पे खाना पकाइए तब भी खाना पकेगा, 150 पे पकाइए तब भी पकेगा, पानी तब भी उबलेगा। लेकिन जो 50 डिग्री सेल्सियस पे पानी उबल रहा है उसमें एनर्जी बहुत कम है। जो 150 डिग्री पे उबल रहा है उसमें एनर्जी बहुत ज़्यादा है। तो जो प्रेशर कुकर का काम होता है वो दाब को बढ़ा देना और जो क्वथनांक है उसको बढ़ा देना, ताकि एनर्जी वो ज़्यादा ले और खाना जल्दी पक जाए। ठीक है, यहाँ पर आप देखिए आंसर आपका क्या हो जाएगा। यहाँ पर कुकर में बंद जलवाष्प के द्वारा आरोपित दाब जल के क्वथनांक में वृद्धि कर देता है। जब जलवाष्प ज़्यादा हो जाता है प्रेशर बढ़ जाता है, और प्रेशर बढ़ने से क्वथनांक भी बढ़ जाता है। अब खाना 150 पे 200 डिग्री सेल्सियस पे उबलेगा, 150-200 पे उबलेगा तो ज़्यादा एनर्जी होगी कुकर के अंदर, अर्थात उस पूरे बर्तन में। जब एनर्जी ज़्यादा होगी उस पानी में तो फिर क्या होगा? खाना आपका जल्दी पकेगा। आगे चलते हैं। डबल रोटी और केक में उपस्थित छोटे छोटे छिद्र किन गैसों के बुलबुलों के कारण होते हैं? बहुत ही आसान है, कार्बन डाइऑक्साइड। आप जो बन खाते हैं या ब्रेड खाते हैं उसमें देखिए छोटे छोटे छिद्र बने होते हैं, वो CO2 के बने होते हैं। ठीक है, CO2 की वजह से हो जाते हैं। कपूर का शोधन किस प्रक्रिया के द्वारा किया जाता है? ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन में क्या होता है? जनरली होता है कि कोई अगर पदार्थ ठोस है, अगर आप उसको गर्म करेंगे तो लिक्विड में कन्वर्ट होगा, द्रव में, द्रव के बाद वो गैस में कन्वर्ट होगा। लेकिन कपूर की विशेषता है कि उसको गर्म करने पे सीधे किस में कन्वर्ट होता है? गैस में कन्वर्ट होता है। इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन। अब आपसे एक बार पूछा गया था कि कौन कौन से पदार्थ हैं जो ऊर्ध्वपातन की क्रिया करते हैं? कपूर है, मेथलीन है, अमोनियम क्लोराइड है। आगे चलें। कोई लकड़ी का टुकड़ा जल के पृष्ठ पर तैर रहा है, तैरते समय इस गुटके का आभासी भार जो है वो कैसा होगा? देखिए, जब आप किसी भी चीज़ को लिक्विड में डालते हैं तो एक तो उस पदार्थ का भार होगा, उस वस्तु का भार होगा, और एक उस लिक्विड का भार। वो लिक्विड क्या करेगा? ऊपर की ओर बल लगाएगा, और जो पदार्थ है उसका भार जो है वो नीचे की ओर बल लगाएगा। अब ध्यान से समझिए, अगर जो वस्तु के द्वारा लगाया गया भार नीचे की ओर है और जो द्रव है उसके द्वारा जो बल ऊपर की ओर लगाया जा रहा है, दोनों बराबर है, तब क्या होगा? वस्तु ना तो डूबेगी, वो क्या होगी? ऊपर ही तैरती रहेगी। तो यहाँ पर वस्तु का भार क्या हो जाएगा? गुटके द्वारा विस्थापित जल के भार के बराबर होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ पर आर्किमिडीज का सिद्धांत काम करता है। उत्प्लावन बल। जब कोई किसान अपने खेत में एक ही समय में 2 या अधिक फसल उगाता है तो इसे क्या कहते हैं? मिश्रित फसल कहते हैं। शाकाहारी खाने में प्रोटीन का सबसे बड़ा स्रोत क्या होता है? दाल। आपको दाल ज़्यादा खाना चाहिए प्रोटीन के लिए। अगर आप नॉन वेज हैं तो वेज हैं तो एग खा सकते हैं, बाकी मीट वगैरह भी। घरेलू मक्खी निम्न में से किसकी रोग वाहक है? तो हैजा। मक्खी के काटने से क्या होता है? हैजा। बाकी आप यहाँ पर देख सकते हैं, डेंगू मादा एडीज, मलेरिया मादा एनोफ्लिस, और पीत जर मच्छरों के यहाँ पर जो डेंगू वगैरह होता है। आगे चलते हैं। रुधिर में ऑक्सीजन को कौन सी कोशिकाएं ले जाती हैं? कौन सी कोशिकाएं? हम जानते हैं, लाल रुधिर कणिका, RBC, रेड ब्लड सेल्स।
नीचे दी गई धातुओं में कौन विद्युत की सर्वोत्तम चालक है, अर्थात किसमें विद्युत बहुत तेजी से ट्रैवल कर सकती है, तो वो है चांदी। CH4 में कार्बन की संयोजकता क्या होती है? देखिए संयोजकता क्या होती है, संयोजकता जो होती है, आप ध्यान से देखें इसको, तो देखिए कोई भी अगर वो तत्व है, उस तत्व के जो बाहर कोष होते हैं उसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, अगर वो इलेक्ट्रॉन्स 8 हैं तब क्या माना जाएगा कि वो स्थिर तत्व होता है। तो हर तत्व अपने आप में स्थिरता पाने की कोशिश करता है और वो अपने अंदर इलेक्ट्रॉन पाने की क्षमता रखता है या इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता रखता है। जैसे कि अब यहाँ पर कार्बन की बात करें, कार्बन की जो परमाणु क्रमांक होता है कितना होता है 6। अब इसके अगर कक्षाओं में बात करें कितना कितना, तो 2 4 इस तरीके से क्रम बनेगा। तो यहाँ पर ध्यान से देखें, अगर इसको 4 इलेक्ट्रॉन्स और मिल जाएं तो ये क्या हो जाएगा, स्थिर हो जाएगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि कार्बन की संयोजकता कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। ठीक है, बहुत ही आसान। आगे चलते हैं। मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? 4 कोष्ठ होते हैं, अलिंद और निलय, 2 अलिंद और 2 निलय। ठीक है, इसके लिए भी मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप वीडियो देख लें और यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ ध्यान से देखें, या फिर लाइए थोड़ा सा दिल को आज का जो दिल है वैसा बना देते हैं। यहाँ पर ध्यान से देखें, एक्चुअल में ऐसा होता नहीं, देख के डर जाएंगे जो अगर एक्चुअल देख लें। यहाँ पर ये अलिंद है दोनों और ये दोनों निलय हैं। यहाँ पर वॉल्व लगे होते हैं, वो 4 वॉल्व, तो यहाँ पर 4 कक्षाएँ होती हैं। आगे चलते हैं। सिलेंडर में प्रयोग होने वाली खाना पकाने की एलपीजी में क्या होता है? सीधी सी बात है कि एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस में क्या क्या होता है। तो अब मैं आपको यहाँ पर 4 नाम बता रहा हूँ, मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। ध्यान से देखिएगा, मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। जो मेथेन और एथेन होता है वो आप CNG में यूज़ करते हैं, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस में यूज़ करते हैं, और प्रोपेन और ब्यूटेन जो होता है वो आप LPG में यूज़ करते हैं, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस में। ठीक है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, नाम है गैस लेकिन इसमें रहता किस फॉर्म में है, लिक्विड में, क्योंकि इसको प्रेशर दाब आपने बढ़ाया तो लिक्विड में चेंज हो गया। यहाँ पर कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ध्यान से समझिएगा, मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, प्रोपेन ब्यूटेन LPG और मेथेन एथेन CNG। क्लियर हो गया? तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं ब्यूटेन और मेथेन। अगर यहाँ पर ऑप्शन आता कि प्रोपेन और ब्यूटेन तो आप क्या करते, प्रोपेन और ब्यूटेन। आगे चलते हैं। समुद्र के पानी में डूबी वस्तु का पता लगाने के लिए क्या यूज़ किया जाता है? उसके लिए यूज़ किया जाता है सोनार। सोनार का मतलब क्या है? साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग सोनार। देखिए इसमें क्या होता है, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। इसमें जो ध्वनि तरंगे होती हैं उसको पानी के नीचे भेजा जाता है और ध्वनि तरंगे टकरा करके वापस रिसीवर के पास आती हैं, तो इससे पता चल जाता है कि नीचे कोई ना कोई वस्तु डूबी हुई है। आगे चलते हैं। हमारी नेवी वगैरह के द्वारा इसका यूज़ किया जाता है। किस ग्रह को इवनिंग स्टार, मॉर्निंग स्टार कहते हैं? तो ये कहते हैं शुक्र को, वीनस को, क्योंकि इसे सुबह और शाम देखा जा सकता है आसानी से। 1 GB की कंप्यूटर मेमोरी किसके बराबर होती है? 1 GB की तो 1024 MB कितना होता है? 1024 MB। कई बार हम पूछ देते हैं कि MB है, MB का मतलब डेटा बचा है। ठीक है, तो 1024 MB बराबर 1 GB। आगे चलते हैं। एक IP एड्रेस क्या होता है? देखिए हर कंप्यूटर का, लैपटॉप का एक IP एड्रेस होता है। यही वो एड्रेस है जो अलाउ करता है कंप्यूटर्स को जो डेटा को रिसीव करने और डेटा को भेजने में। ठीक है, IP एड्रेस हर सिस्टम का, आप अपने मोबाइल में भी आप अपना IP एड्रेस देख सकते हैं। नेटवर्क में प्रत्येक नोड के लिए एक विशिष्ट पहचान है। बिल्कुल, 32 बिट का कूट है, 4 अष्टक होते हैं, सब सत्य हैं। यहाँ पर सारी बातें सही हैं। आगे चलते हैं और यहाँ पर देखें IPv4 और IPv6 2 होते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलें। आनुवंशिकता की हमारे शरीर में इकाई को क्या कहते हैं? जीन। जेनेटिक जो कोड होता है वो किस में? इसे जीन में ही रहता है। और आपके नाक कैसे होंगे, आपके कान कैसे होंगे, आपके पैर कैसे होंगे, अंगुलियाँ कैसी होंगी, ये जीन डिसाइड करता है आपके पिता और माता की जीन। आगे चलते हैं। ताप का सबसे उत्तम चालक क्या होता है? ताप का सबसे उत्तम चालक चांदी होता है। ठीक है, इसमें ऊष्मा का चालन शीघ्रता से होता है। साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या होता है? सोडियम क्लोराइड, NaCl। ठीक है, सोडियम क्लोराइड साधारण नमक का रासायनिक नाम है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर है, यकृत, और दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? पैंक्रियास है। ठीक है,
चलिए आगे चलते हैं। और लीवर का काम क्या होता है, मैंने फिर से आपको कहा कि आप जो वीडियो है डाइजेशन सिस्टम का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है उसको आप पढ़ लें। लीवर के बहुत ढेर सारे काम हैं, ठीक है। एक काम लीवर का होता है बाइल जूस का निर्माण करना और उसे गाल ब्लैडर में भेज देना, ठीक है, गाल ब्लैडर में भेज देना। आगे चलते हैं। कौन सा जो रक्त समूह है वो सबके ब्लड को ले सकता है, ठीक है, उसे हम सर्वग्राही बोलते हैं, AB, ठीक है। जिसका ब्लड ग्रुप AB है वो सबका ब्लड ले सकता है। ऐसा क्यों होता है आखिर? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इसका जो ब्लड होता है इसके ब्लड में कोई भी एंटीजन नहीं होता, ठीक है, O में कोई भी एंटीजन नहीं होता, ठीक है। यहाँ पर ध्यान से देखें, सॉरी मैं कुछ और बोल गया। जो O होता है, O को हम यूनिवर्सल क्या बोलते हैं, डोनर, यूनिवर्सल डोनर, और O में कोई एंटीजन नहीं होता। लेकिन अब बात आई AB की, तो AB को हम क्यों कहते हैं कि AB सबका ब्लड ले सकता है, क्योंकि AB के ब्लड में कोई भी एंटीबॉडी नहीं होती। एंटीजन और एंटीबॉडी का कमाल है पूरा, ठीक है। एंटीबॉडी AB के ब्लड में नहीं होती, इसीलिए कोई भी ब्लड आप उसको दोगे तो उसका ब्लड क्या करेगा, रिएक्ट नहीं करता है। आगे चलते हैं। इंटरनेट में टर्म HTTP का पूरा अर्थ क्या होता है, तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। आगे चलते हैं। पायरिहेलियोमीटर का प्रयोग किसे नापने के लिए किया जाता है, सोलर रेडिएशन को, सौर विकिरण को नापने के लिए पायरिहेलियोमीटर का यूज़ किया जाता है। कौन सा अर्धचालक है, अर्धचालक का मतलब चालक और कुचालक के जो बीच में है उसे क्या कहा जाता है, अर्धचालक। तो यहाँ पर ध्यान से देखें तो जर्मेनियम क्या है यहाँ पर, अर्धचालक। आगे चलते हैं। मानव शरीर का सामान्य तापक्रम 98.4 फ़ारेनहाइट है, यहाँ पर फ़ारेनहाइट में है। जब हम कहते हैं किसी को 100 डिग्री बुखार है तो 100 डिग्री सेल्सियस बुखार नहीं होता कभी भी, 100 डिग्री सेल्सियस बुखार हो जाएगा तो उबल जाएगा आदमी, ठीक है। तो वो 98 या 100 डिग्री फ़ारेनहाइट में वो मापा जाता है, ठीक है। अगर हम 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करें तो कितना आएगा, लगभग 37 डिग्री आता है, जिसको आप 36.89 मान सकते हैं। अगर आपको फ़ारेनहाइट और डिग्री में दोनों निकालना हो तो आप कैसे निकाल सकते हैं, C/5 बराबर F-32/9। इस फॉर्मूले में रख करके सेल्सियस से फ़ारेनहाइट, फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में कन्वर्ट कर सकते हैं। एक गिलास पानी पीने से कितनी कैलोरी मिलती है, कुछ भी नहीं मिलता। पानी आप खूब पीजिए, आपको एनर्जी नहीं मिलेगी, बस प्यास बुझेगी। आकाश का नीला रंग क्यों होता है, आकाश का नीला रंग क्यों होता है, क्योंकि जो नीला प्रकाश होता है वो अन्य रंगों की तुलना में अधिक उत्सर्जन, बिल्कुल गलत। प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकाश का परिक्षेपण, प्रकाश का व्यतिकरण, सूर्य के द्वारा नीले प्रकाश का अन्य रंगों की तुलना में अधिक उत्सर्जन, गलत है। तो यहाँ पर क्या रीज़न है, प्रकाश का प्रकीर्णन अर्थात प्रकाश का बिखर जाना। जब प्रकाश, सूर्य का प्रकाश अर्थात सौरिक विकिरण पृथ्वी की ओर चलता है तो जो नीला प्रकाश होता है उसका बिखराव ज़्यादा होता है, इसीलिए हमें जो आसमान है वो नीला और जो समुद्र का पानी है वो नीला दिखाई देता है। बॉक्साइड किसका अयस्क है, तो बहुत ही आसान है, एल्यूमिनियम का अयस्क है। सिगरेट के धुएं में मुख्य प्रदूषक क्या क्या होते हैं, तो कार्बन मोनोऑक्साइड और बेंजीन। कार्बन मोनोऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड से भी बहुत खतरनाक है, ठीक है। इसलिए जो लोग सिगरेट पीते हैं उनसे आप बच के रहिए, और जो लोग पीते हैं अगर वो मेरा वीडियो देख रहे हैं तो वो पीना छोड़ दें। आगे चलते हैं। निम्न में से कहाँ आर्सेनिक के द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक है, कहाँ पर सबसे ज़्यादा जल प्रदूषण सर्वाधिक है, पश्चिम बंगाल में। आर्सेनिक की वजह से बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं। कांसा मिश्रित धातु है किसका किसका, कांसा बनता है तांबा और टिन मिलाकर के बनता है कांसा। आगे चलते हैं। पेड़ पौधे में जाइलम मुख्यतः जिम्मेदार होता है, जाइलम और फ्लोएम, दो नाम आपको याद रखें। जाइलम, जाइलम का मतलब जल, ठीक है। फ्लोएम, फ्लोएम का मतलब जो भोजन है। देखिए जाइलम का काम होता है जल को, जो पौधों की जड़ें होती हैं वो जल को लेकर के जो पौधे के ऊपरी हिस्सों तक पहुंचाती हैं। ये काम किसका होता है, जाइलम का। और जो फ्लोएम होता है, फ्लोएम होता है पत्तों से। पत्ते क्या करती हैं, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन बनाती हैं। तो ये जो पौधे के निचले वाले भाग हैं उनको भोजन कैसे मिलेगा, ये जिम्मेदारी होती है फ्लोएम की, कि वो भोजन को सभी पूरे अंग तक पहुंचाए। तो क्लियर हो गया, जाइलम का काम होता है जल वहन के लिए। आगे चलते हैं। किसी व्यक्ति का रक्तचाप 140 Hg है, तो इसका उल्लेख यहाँ पर Hg का क्या मतलब है, Hg का मतलब है मरकरी, ठीक है। मरकरी, टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पर Hg का मतलब क्या होता है, मरकरी। हालांकि अब तो सब इलेक्ट्रिक आ गया है, ठीक है। तो
ब्लड को जो ब्लड प्रेशर होता है उसके लिए उंगली में भी लगा देते हैं, उससे भी बीपी पता चलता रहता है। शरीर के अंदर लौह की कमी से उत्पन्न होने वाला रोग क्या है? आयरन की कमी हो जाए तो रक्तहीनता, जिसको हम एनीमिया कहते हैं। ठीक है, B12 विटामिन B12 की कमी हो जाती है। मानव गुर्दे में अगर आपकी किडनी में पथरी हो जाए तो ये किसकी वजह से होता है? वो क्या होता है? कैल्शियम ऑक्सलेट होता है। जब आपको पथरी हो तो आपको पानी और ज़्यादा पीना चाहिए, या अगर आप चाहते हैं कि पथरी ना हो तो आप पानी खूब पिया करिए। ठीक है, टेलीविज़न के दूरस्थ अर्थात रिमोट कंट्रोल में किस प्रकार के विद्युत चुम्बकीय विकिरण का उपयोग किया जाता है? जो आप रिमोट होता है, रिमोट से आप ऑन ऑफ गाना चेंज करना ये सब करते हैं, इसमें कौन से विकिरण यूज़ की जाती है? तो यहाँ पर ध्यान से देखें तो अवरक्त विकिरण का यूज़ किया जाता है, इंफ्रारेड। ठीक है, जिस तरंग की आवृत्ति लाल की तरंग आवृत्ति से कम होती है, अव माने क्या होता है? कम, और रक्त मतलब लाल, तो इंफ्रारेड जिसकी आवृत्ति रेड से कम है, तरंगदैर्घ्य रेड से कम है, उसे क्या बोलेंगे? इंफ्रारेड। और रिमोट कंट्रोल में अवरक्त किरणें यूज़ की जाती हैं। वायु प्रदूषण का कौन सा एक जैव सूचक है? लाइकेन। आपने देखा होगा गाँवों में जहाँ पर हैंडपंप है वहाँ पर छोटी छोटी लाइकेन हरी हरी आप देखेंगे, कई बार हैंडपंप के नीचे भी वहाँ पर हरा हरा बन जाता है। वो क्या है? वो लाइकेन है। लाइकेन जहाँ भी है आप समझ लीजिएगा कि वहाँ पर पॉल्यूशन कम है, वायु प्रदूषण कम है। शहरों में आपको लाइकेन देखने को नहीं मिलेगा। बच्चों में प्रोटीन की न्यूनता के कारण कौन सा रोग होता है? बहुत ही आसान है, मरशमस रोग हो जाता है। और विटामिन B3 की कमी से पेलाग्रा रोग होता है। ठीक है, यहाँ पर ये सारे रोग बेरी ये सब भी। आगे चलते हैं। कौन रक्तधारा को दुष्प्रभावित करके मौत उत्पन्न करता है? कौन से वायु प्रदूषक में रक्तधारा को दुष्प्रभावित कर मौत उत्पन्न करता है? कार्बन मोनोऑक्साइड। अभी अभी मैंने बताया था कि कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है वो उसकी जो क्षमता होती है हमारे ब्लड में घुलने की, वो कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में 200 गुना ज़्यादा होती है। अर्थात ये जब घुल गई तो क्या करती है? तुरंत कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बना देती है। जहाँ पर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनना था वहाँ पर बन गया कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। और कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन जैसे ही बना आपके शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो गई, और ऑक्सीजन की कमी हो गई तो आपका दम घुटने से प्राण पखेरु उड़ जाएंगे। आगे चलते हैं। मृग मरीचिका का कारण क्या होता है? प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। चलिए अब आप यहाँ पर बात कर ही लेते हैं कि प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है। देखिए, आप यहाँ पर प्रकाश डाल रहे हैं, यह अपवर्तन कोण, यहाँ पर ये जो कोण बन रहा है वो अपवर्तन कोण। अपवर्तन कोण कभी भी 90 डिग्री से ज़्यादा नहीं हो सकता। तो जब आप कभी जो प्रकाश है उसको 90 डिग्री से ज़्यादा बढ़ाने की कोशिश करते हैं तो जो प्रकाश आपतित हो रहा है वह उसी माध्यम में वापस लौट आता है। अर्थात वो दूसरे माध्यम में नहीं जा पाता, उसी माध्यम में वापस लौट आता है जिस माध्यम से आपने प्रकाश को डाला है। ठीक है, तो यहाँ पर जो प्रकाश का वापस लौटना है अपने ही माध्यम में, इसे ही कहा जाता है प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ऑप्टिकल फाइबर क्या होता है? उसमें प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। यहाँ पर जो मृग मरीचिका है ये क्या होता है? आप कभी तेज़ चिलचिलाती धूप में गाड़ी से आप जा रहे हो तो आपको 100-200 मीटर आगे दिख रहा होगा कि यहाँ पर पानी भरा हुआ है। एक्चुअल में वहाँ पानी नहीं होता, वो प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन की वजह से आपको ऐसा दिख रहा होता है, भ्रम उत्पन्न हो जाता है कि वहाँ पर पानी भरा हुआ है। ठीक है, आगे चलते। प्रशीतन अर्थात फ्रीजिंग, जब आप किसी चीज़ को फ्रीज में रख देते हैं, खाद्य परिरक्षण में मदद करता है। पनीर, जो पैक्ड पनीर आती है उसमें लिखा होता है 45 दिन तक सुरक्षित। कैसे पनीर 45 दिन तक? दूध 2 दिन 3 दिन ठीक रहता है। क्यों? ऐसा क्यों होता है? जब आप किसी चीज़ को फ्रिज में रख देते हैं तो जो जैव रासायनिक अभिक्रिया होती है उसकी दर कम हो जाती है। जो बैक्टीरिया होते हैं, जीवाणु होते हैं, उनकी श्वसन दर कम हो जाती है जिससे वो एक्टिव नहीं रह पाते। इसीलिए जब आप किसी चीज़ को फ्रिज में रख देते हैं तो वो जल्दी ख़राब नहीं होती। आगे चलते हैं। जो इंडेन गैस एक मिश्रण है, इंडेन गैस मतलब LPG लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, और हमने देखा था मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। तो प्रोपेन और ब्यूटेन, यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा? C। BMD बोन मिनरल डेंसिटी का परीक्षण किया जाता है। क्यों? बोन मिनरल डेंसिटी का परीक्षण इसलिए किया जाता है, देखा जाता है कि कहीं जब आप शिकायत लेके जाते हैं डॉक्टर के पास कि मेरी हड्डियां दर्द हो रही हैं, तब डॉक्टर कहता है कि आप बोन मिनरल डेंसिटी टेस्ट करवाइए एक्सरे के माध्यम से।
ठीक है, इसमें देखा जाता है कि आपकी जो हड्डियां हैं उसमें कैल्शियम पर्याप्त मात्रा में है कि नहीं है। तो ऑस्टियोपोरोसिस रोग हो जब किसी को हो जाता है, हड्डियों में दर्द होना, हड्डियों में छेद हो जाते हैं, हड्डियां बहुत कमज़ोर हो जाती हैं, इसी को क्या बोलते हैं? ऑस्टियोपोरोसिस। तो बोन मिनरल डेंसिटी, आपकी हड्डियों में खनिज पर्याप्त मात्रा में है या नहीं, इसीलिए इसका टेस्ट किया जाता है। कौन स्कर्वी रोग के इलाज में उपयोगी है? तो बहुत ही आसान है, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है और आंवला में विटामिन सी खूब पाया जाता है। आगे चलते हैं। मूत्र का असामान्य घटक है, यहाँ सामान्य घटक नहीं लिखा, मूत्र में मतलब एल्ब्यूमिन, यहाँ पर ये सामान्य घटक नहीं है। यूरिया तो पाया ही जाता है, सबसे ज़्यादा जल पाया जाता है, उसके बाद यूरिया और क्रिएटिनिन और सोडियम ये सभी पाए जाते हैं, एल्ब्यूमिन नहीं पाया जाता। आगे चलते हैं। विद्युत बल्ब का तंतु बना होता है, किसका बना होता है? टंगस्टन का, टंगस्टन का बना होता है। क्यों? क्योंकि विद्युत बल्ब का जो तंतु होता है उसका गलनांक बहुत ही ज़्यादा होता है, वो लगभग 3000 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा टेम्परेचर आएगा तभी ये विद्युत बल्ब का जो तंतु है वो पिघलेगा। अब देखेंगे वो फ्यूज़ हो जाता है, अर्थात उसके जो तार बंधे होते हैं वो टूट जाता है, लेकिन पिघलता नहीं, उसका गलनांक बहुत ज़्यादा होता है। आगे चलते हैं। निम्न में से किसका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता? तो आप देख सकते हैं किसका निर्माण नहीं होता? प्रोटीन, हार्मोन, एंजाइम, विटामिन से। यहाँ पर आपको विटामिन ए वगैरह को इसको बाहर से लेना पड़ता है। आगे चलते हैं। निम्न में से कौन जल को जीवाणु मुक्त करने हेतु प्रयुक्त होता है? यहाँ पर ऑप्शन पे मत जाइएगा, यहाँ पर ओजोन और क्लोरीन डाइऑक्साइड दोनों का यूज़ किया जाता है पानी को शुद्ध करने के लिए। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? ई। मिर्च की तीक्ष्णता का कारण क्या होता है? मिर्च तीखा क्यों होता है? तो मिर्च तीखा होता है कैप्सेसिन की वजह से, ठीक है, कैप्सेसिन। आगे चलते हैं। जिस रूप में पौधे नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं वह क्या है? देखिए, पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को तो सीधे ले लेते हैं प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से जब वो क्रिया करते हैं, लेकिन नाइट्रोजन को वो सीधे नहीं ले पाते। तो दाल वाली फसलों में प्रोटीन कहाँ से आता है? क्योंकि प्रोटीन तो नाइट्रोजन का बना होता है। तो यहाँ पर जो नाइट्रोजन गैस है और जो दाल वाली पौधों की जड़ें हैं, उन जड़ों में कुछ जीवाणु पाए जाते हैं जो इस नाइट्रोजन को लेकर के नाइट्रेट में कन्वर्ट कर देते हैं, और पौधे भोजन को, इस नाइट्रोजन को किस रूप में लेते हैं? नाइट्रेट के रूप में लेते हैं। जब आप नाइट्रोजन साइकिल पढ़ेंगे इन्वायरमेंट इकोलॉजी में तो वहाँ पर आपको डिटेल में पढ़ाया जाएगा। वायु दाब सबसे कम होता है कब? आपको पता है कि टेम्परेचर और प्रेशर में कैसा रिलेशन होता है? विपरीत रिलेशन होता है, ठीक है, विपरीत रिलेशन होता है। अर्थात यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, जब आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे 1/T, टेम्परेचर आप बढ़ाएंगे तो क्या होगा? प्रेशर कम हो जाएगा, और टेम्परेचर कम करेंगे तो प्रेशर बढ़ जाएगा। तो वायुदाब कम कब होगा? ग्रीष्म ऋतु में, ठीक है। और यहीं से ज्योग्राफी में आप देखते होंगे कि इंडिया है, जब जून वगैरह में यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ता है तो यहाँ पर लो प्रेशर बनता है, और समुद्र में हाई प्रेशर रहता है, तो हाई से लो की ओर हवाएं चलने लगती हैं। आगे चलते हैं। उर्वरक के अत्यधिक प्रयोग से क्या होता है? जब खेतों में ज़्यादा उर्वरक यूज़ होता है तो मृदा प्रदूषित होगी ही। जब वहाँ पर पानी सिंचाई करेंगे तो वो सिंचाई का पानी तालाबों में बहकर जाएगा तो जल प्रदूषण होगा, वायु प्रदूषण होगा। जब कोई रासायनिक खाद को बिखेरेगा खेत में तो हवा के सहारे वो कुछ खाद के टुकड़े उड़ करके बाहर जाएंगे, वायु प्रदूषित होगी, ठीक है। तो कहने का मतलब इसमें उपरोक्त में से एक से अधिक, आंसर क्या हो जाएगा? ई। आगे चलते हैं। डायनमो एक युक्ति है जो परिवर्तित करती है। डायनमो आपने देखा है ट्रैक्टर वगैरह में, लगभग हर गाड़ियों में लगा होता है। ट्रैक्टर में तो बाहर ही साफ साफ दिख रहा होता है डायनमो। तो ये क्या करता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। आगे चलें। वायु की गति किसके द्वारा नापी जाती है? तो वायु की गति नापी जाती है एनेमोमीटर के द्वारा। और वायु की दिशा किससे नापते हैं? विंड वेन के थ्रू, ठीक है, विंड वेन। आगे चलते हैं। जो मनुष्य नहीं समझ पाता कि उसे कितना खाना चाहिए, कब खाने को रोक देना चाहिए, तो किस बीमारी से पीड़ित है? बुलिमिया से पीड़ित है। वो खाता जाता है, उसे पता ही नहीं चलता कि मुझे कितना खाना चाहिए, कब खाने को रोक देना चाहिए। भारतीय पशु चिकित्सा संस्थान, चिकित्सा विज्ञान अनुसंधान संस्थान, ये कहाँ पर है? तो ये है बरेली में। कहाँ पर है? बरेली। आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सा एक हरे पत्ते का प्राथमिक कार्य नहीं है? हरे पत्ते का प्राथमिक कार्य नहीं है। आहार का निर्माण बिल्कुल सही है। फोटोसिंथेसिस करता है तो आहार का निर्माण करता है। गैसों का निर्माण, जल का वाष्पन, खाद्य और जल का चालन, यहाँ पर ध्यान से देखिए, खाद्य और जल का चालन ये हरे पौधे की जो पत्तियाँ हैं उसका काम नहीं है। खाद्य का चालन हमने देखा था,
ये है फ्लोएम का काम, और जल का चालन किसका काम होता है? जाइलम का काम होता है। ठीक है, बाकी काम ये पत्तियों का है। आगे चलते हैं। पर मानवीय घड़ियों में एक टाइम कीपर के रूप में प्रयुक्त होने वाला तत्व निम्न में से कौन सा होता है? वो होता है सीजियम का। ठीक है, हरे पौधों में क्लोरोफिल के बनने के लिए कौन सा तत्व अनिवार्य है? तो वो क्या होता है? मैग्नीशियम। क्लोरोफिल में क्या होता है? मैग्नीशियम। यहाँ पर आप देखें, केल्विन और टेम्परेचर में रिलेशन आपको बताना है। जैसे मैं आपसे कह दूँ कि 10 डिग्री केल्विन है, इसको आप डिग्री सेंटीग्रेड में बताइए, डिग्री सेल्सियस में बताइए, तो आप कैसे निकालेंगे? तो देखिए यहाँ पर आप फॉर्मूला देख लीजिए, बहुत ही आसान है। अगर यहाँ पर ये केल्विन में दिया गया है के, और यहाँ पर डिग्री सेंटीग्रेड, तो अगर आपको डिग्री सेंटीग्रेड से केल्विन निकालना है तो आप क्या करेंगे? उसमें 273 जोड़ देंगे। टी बराबर, यहाँ पर जो टी आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये है केल्विन में। ठीक है, केल्विन में, और यहाँ पर डिग्री सेल्सियस और 273 इसमें ऐड कर देना है, तो आपको ये निकल जाएगा केल्विन में डिग्री सेल्सियस से। आगे चलते हैं। 1 नैनोमीटर का मान कितना होता है? नैनोमीटर का मान कितना होता है? यहाँ पर देखिए मीटर दिया है और यहाँ हर जगह सेंटीमीटर दिया है, तो आपको क्या करना है? मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेना है। तो 10⁻⁹ मीटर होता है, और सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, +2 100 से, तो ये कितना हो जाएगा? माइनस प्लस, यहाँ पर क्या हो जाएगा? घट जाएगा, और यहाँ पर ये -7 आ जाएगा, तो 10⁻⁷। आगे चलते हैं। निम्न में से किस कोशिका अंग से लाइसोसोम बनता है? तो लाइसोसोम बनता है किससे? गाल्जी काय से। नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन में है लिंक, उसको आप ज़रूर देख लें। किन पदार्थों के कारण जल में अस्थायी कठोरता आती है? देखिए, जल जो होता है 2 प्रकार से कठोर होता है, स्थायी कठोरता और अस्थायी कठोरता। स्थायी कठोरता का मतलब होता है फिर उसे दूर करना थोड़ा मुश्किल होता है। इसमें क्या होता है? कैल्शियम के और मैग्नीशियम के, ध्यान से समझिएगा, कैल्शियम के, मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट क्या होते हैं? क्लोराइड और सल्फेट जब घुले होते हैं तो ये होता है जल में स्थायी कठोरता, और जब कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट घुले होते हैं तो ये होती है जल में अस्थायी कठोरता। ध्यान से समझिएगा, कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट अगर घुले हैं तो अस्थायी का कठोरता, और अगर कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट घुले हैं तो क्या बन जाती है? स्थायी कठोरता। अब ध्यान से देखिए, कभी आपने बर्तन में पानी उबाला, पानी जब आप उबालेंगे तो उसमें देखेंगे काली काली एक परत जम जाती है, काली या सफ़ेद, वही होती है अस्थायी कठोरता। वो बाइकार्बोनेट्स होते हैं कैल्शियम और मैग्नीशियम के। ठीक है, तो वो उबालने से दूर हो जाती है, लेकिन जो स्थायी कठोरता होती है वो साधारण तरीके से उबालने से दूर नहीं होती। तो यहाँ पूछा गया है कि अस्थायी कठोरता क्या होती है, मतलब बाइकार्बोनेट्स। तो आप देख सकते हैं मैग्नीशियम के और कैल्शियम के बाइकार्बोनेट यहाँ पर है, और ये हो गया सल्फेट, ये तो स्थायी कठोरता के लिए है, तो यहाँ पर 1 और 2। ठीक है, 1 और 2। आगे चलते हैं। सुबह या शाम के समय जब सूरज क्षितिज के पास होता है तो यह लालिमा युक्त प्रतीत होता है। कहने का मतलब सूरज उगते समय और डूबते समय लाल दिखाई देता है। ऐसा क्यों होता है? इसके पीछे आपको रीज़न बताना है। तो इसके पीछे रीज़न है प्रकाश का छितराव या फैलाव, या इसे ही आप प्रकाश का प्रकीर्णन भी बोल सकते हैं। ठीक है, बात दोनों एक ही है। चलिए आगे चलते हैं। सूर्य को ऊर्जा उत्पन्न होती कहाँ से मिलती है? नाभिकीय संलयन के द्वारा। इसमें जो हाइड्रोजन होता है वो हीलियम में कन्वर्ट होता रहता है, इसी को कहा जाता है नाभिकीय संलयन। जब यहाँ पर 2 नाभिक मिलकर के एक नाभिक का निर्माण करते हैं तो इसको नाभिकीय संलयन कहा जाता है। आगे चलते हैं। प्रकाश वर्ष इकाई है किसकी? दूरी की। प्रकाश वर्ष का क्या मतलब होता है? प्रकाश एक साल में जितने दूरी तय करता है इसी को हम कहते हैं प्रकाश वर्ष। ठीक है, तो प्रकाश वर्ष दूरी का मापक है। मोदी जी ने कोविड-19 महामारी के लिए पीएम केयर्स फंड नामक एक सार्वजनिक धर्मार्थ ट्रस्ट की स्थापना किया। इसकी घोषणा कब की गई थी? 28 मार्च 2020 को। 23 मार्च को लॉकडाउन लगा, 28 मार्च को पीएम केयर की बात की गई। आगे चलते हैं। 2019 में प्रकाशित अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार भारत बिजली का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। किस नंबर का? तो भारत बिजली का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। किस नंबर का? 3rd नंबर का। लोकसभा में ये जानकारी दी गई थी ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा।
आगे चलते हैं। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ द्वारा जारी मिलिट्री बैलेंस 2020 रिपोर्ट में भारत किस स्थान पर है। कहने का मतलब भारत अपने मिलिट्री पर दुनिया में सबसे मतलब किस नंबर का देश है जो मिलिट्री पर सबसे ज़्यादा पैसा खर्च करता है। तो 5वें नंबर का देश है मिलिट्री पर पैसा खर्च करने वाला। आगे चलते हैं। हाल ही में प्रगति पहल की शुरुआत किसके द्वारा की गई। प्रगति पहल की शुरुआत की गई फेसबुक के द्वारा। क्या उद्देश्य है इसका। अपने CSR के तहत कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, अर्थात जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उनकी समाज के प्रति भी कुछ जिम्मेदारी होती है, क्योंकि अपने वो संसाधन कहाँ से पाते हैं, इसी समाज से पाते हैं, इसी को कहा जाता है CSR। इसके लिए वो कुछ पैसा खर्च करते हैं। और ध्यान से देखें तो कंपनी अधिनियम 2013 के तहत CSR को कंपलसरी बना दिया गया है। ठीक है। स्वावलंबन एक्सप्रेस का संबंध निम्न में से किससे है। तो स्वावलंबन एक्सप्रेस का संबंध छोटे उद्यमियों, इसमें क्या होगा, देखिए ये सिडबी के द्वारा इसकी शुरुआत की गई। सिडबी स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, यह छोटे जो उद्योग होते हैं उनको ऋण प्रदान करती है। इसका उद्देश्य है युवाओं में उद्यमी संस्कृति को बढ़ावा देना। एक ट्रेन यात्रा है, ठीक है, यहाँ पर स्वावलंबन एक्सप्रेस के नाम से। आगे चलते हैं। कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत कितने लाख करोड़ रुपए के पैकेज की घोषणा की गई। 1.7 लाख करोड़ रुपए के पैकेज की घोषणा की गई थी। इसमें क्या कहा गया था, इसमें बहुत सी चीज़ें की गई थी। जो हमारे कोरोना वॉरियर्स हैं उनको 50 लाख का बीमा कवर दिया गया, और यहाँ पर जो मुफ्त में 80 करोड़ लोगों को राशन नवंबर तक देने का फैसला किया गया। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो जनधन के अकाउंट रहे हैं महिलाओं के, उनको 500 रुपये महीने में दिए गए। इसके अलावा मनरेगा की मजदूरी को 182 से बढ़ा के 202 रुपये कर दिया गया। ठीक है। और यहाँ पर जो 2-2 हज़ार रुपये PM किसान योजना है उसके तहत 2-2 हज़ार रुपये दिए गए। आगे चलते हैं। हाल ही में सुपोषित माँ अभियान का शुभारंभ कहाँ से किया गया। सुपोषित माँ अभियान का शुभारंभ कहाँ से किया गया, कोटा। ठीक है। इसकी शुरुआत किसने किया, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के द्वारा। ठीक है। कोटा। उद्देश्य क्या है कि जो जच्चा और बच्चा हैं वो दोनों स्वस्थ रहें। इसके तहत ये जो कोटा से शुरुआत हुई एक ट्रायल के तौर पे 1000 महिलाओं को 1 महीने की भोजन सामग्री 12 महीने तक दी जाएगी। कहने का मतलब उन्हें हर महीने भोजन प्रदान किया जाएगा ताकि जच्चा और बच्चा दोनों स्वस्थ रहें। आगे चलते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय पशु कल्याण संस्था वर्ल्ड एनिमल प्रोडक्शन के द्वारा पशु संरक्षण सूचकांक 2020 में भारत को किस श्रेणी में रखा गया। भारत को C श्रेणी में रखा गया। आगे चलते हैं। हाल ही में विकसित बायोफोर्टिफाइड किस्म MACS 4028 का संबंध किस फसल से है। इसका संबंध है गेहूं से। आगे चलते हैं। हाल ही में पर्यावरण मंत्रालय ने किस अभ्यारण्य को पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया है। कौन सा है, कतरनिया घाट। कतरनिया घाट कहाँ पर है, ये उत्तर प्रदेश में है, बहराइच जिले में। आगे चलते हैं। हाल ही में किस राष्ट्रीयकृत बैंक ने न्यूनतम बैलेंस रखने की आवश्यकता को समाप्त कर दिया। अभी आया था ना कि आपके बैंक में अकाउंट में 1000 या 2000 मिनिमम बैलेंस होना चाहिए। तो SBI ने कहा कोई बात नहीं, आप पूरा निकाल लीजिए, हम आपके अकाउंट से पैसा नहीं काटेंगे या आपके अकाउंट में चार्ज नहीं लगाएंगे। वायु गुणवत्ता निगरानी स्टेशन हेतु किस महारत्न कंपनी ने सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के साथ समझौता किया। कौन है, देखिए पहले तो आप ये जान लीजिए कि यहाँ पर हमारे देश में कितने महारत्न कंपनियाँ हैं। तो हमारे देश में 10 महारत्न कंपनियाँ हैं। और जो रत्न है, रत्न कंपनियाँ हैं, चाहे वो महारत्न हो, चाहे मिनी रत्न हो, चाहे नवरत्न हो, वो केवल और केवल सरकारी कंपनियों को ही ये रत्न दिया जाता है। तो यहाँ पर कौन सी महारत्न कंपनी है, NTPC, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। आगे चलते हैं। हाल ही में किस महारत्न कंपनी ने गुणवत्ता पहल की शुरुआत की, अर्थात यहाँ पर गुणवत्ता पे ज़्यादा बल दिया जा रहा है, भेल, भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। आगे चलते हैं। किस राज्य ने एकीकृत वाहन पंजीकरण कार्ड लॉन्च करने वाला पहला राज्य बना। कौन सा राज्य है जिसने एकीकृत वाहन पंजीकरण कार्ड लॉन्च किया, कौन है, MP है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाल ही में किस सरकार के द्वारा भारत की पहली वाणिज्यिक LNG बस को लॉन्च किया गया। देखिए अभी अब मैंने बताया था CNG, मेथेन, एथेन, ठीक है, कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस, LNG लिक्विफाइड नेचुरल गैस, दोनों ही नेचुरल गैस है, बस अंतर है उसको रखने का। इसको कंप्रेस करके रखा जाता है, उसको लिक्विड में बना करके स्टोर किया जाता है। ठीक है। तो CNG से चलने वाली यहाँ पर जो बस लॉन्च की गई कॉमर्शियली, वो कौन है, केरला,
केरला में LNG बस को लॉन्च किया गया। चाहे आप उसे LNG बोल लें या CNG बोल लें, बात एक ही है। हाल ही में किस राज्य ने सोलर रूफ टॉप प्लांट्स में पहला स्थान हासिल किया? कौन है? गुजरात। अर्थात यहाँ पर जो सरकार के द्वारा स्कीम चलाई गई थी कि आप लोग छतों पे अपने सोलर पैनल लगाएं, उसमें गुजरात टॉप पर रहा। भारत एवं संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच दूसरा 2+2 वार्ता कहाँ आयोजित की गई? दूसरी 2+2 वार्ता वाशिंगटन DC में। 2+2 का क्या मतलब होता है? विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री। भारत के विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री और अमेरिका के विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री। आप देख सकते हैं राजनाथ सिंह और डॉक्टर S जयशंकर ने भारत की तरफ से हिस्सा लिया। और पहली जो बैठक हुई थी वो कहाँ हुई थी? नई दिल्ली में। दूसरी वाशिंगटन DC में। आगे चलते हैं। किस देश में संयुक्त राष्ट्र मिशन के तहत तैनात भारतीय शांति रक्षकों को संयुक्त राष्ट्र पदक प्रदान किया गया? ये लोग कहाँ तैनात थे? दक्षिणी सूडान में। ठीक है, सूडान का विभाजन करके उत्तरी सूडान और दक्षिणी सूडान बनाया गया। आगे चलते हैं। हाल ही में किसे नाडा नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया? किसको? सुनील शेट्टी को। ये एजेंसी क्या काम करती है? ये देखती है कि जो खिलाड़ी लोग हैं वो कोई ड्रग्स तो नहीं लेते। हाल ही में व्हाइट आइलैंड ज्वालामुखी में उद्गार हुआ। यह ज्वालामुखी कहाँ पर है? यह ज्वालामुखी न्यूजीलैंड। आगे चलते हैं। किस शब्द को ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने वर्ड ऑफ द ईयर 2019 चुना है? वर्ड ऑफ द ईयर 2019 के लिए यह है क्लाइमेट इमरजेंसी। ठीक है, आगे चलते हैं। और जो 2018 का वर्ड ऑफ द ईयर है वो क्या है? टॉक्सिक। हाल ही में भूस्खलन जोखिम न्यूनीकरण और लोचशीलता पर पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2019 का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में। ठीक है, आगे चलते हैं। हाल ही में किस पूर्व भारतीय क्रिकेटर को BCCI का मुख्य चयनकर्ता चुना गया? सुनील जोशी। पहला यूनिवर्सिटी खेलो इंडिया गेम्स का आयोजन कहाँ हुआ था? गुवाहाटी में। ठीक है, पहला यूनिवर्सिटी खेलो इंडिया गेम्स का आयोजन वो भुवनेश्वर में। वो दूसरा गेम्स था यूथ गेम्स था जो गुवाहाटी में हुआ था। यूनिवर्सिटी का जो गेम हुआ था वो हुआ था भुवनेश्वर में। आगे चलते हैं। और इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर जो कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी, यहाँ पर इसका आयोजन किया गया था। और इसमें पंजाब विश्वविद्यालय ने टॉप किया। इसने कुल 46 पदक जीते। आगे चलते हैं। हाल ही में एबल पुरस्कार की घोषणा की गई, इसके विजेता कौन है? तो इसके विजेता हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर 2 लोगों को मिला है, हिलेले फुस्टेनबर्ग और ग्रेगरी मार्कुलिस। 2 लोगों को एबल पुरस्कार से नवाजा गया। आगे चलते हैं। महिला उद्यमी सशक्तिकरण सम्मेलन 2020 का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में किया गया। आगे चलते हैं। संस्कृति मंत्रालय के द्वारा किन 2 स्थलों को विश्व धरोहर सूची में नामांकन हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया? तो आप देख सकते हैं यहाँ पर धौलावीरा और दक्कन सल्तनत के स्मारक और किले, जो हमारी दिल्ली सल्तनत रही है उसके जो स्मारक और किले हैं, और धौलावीरा गुजरात में। आगे चलते हैं। हाल ही में माउंट मेरापी, इसमें विस्फोट हुआ, ये कहाँ पर है? माउंट मेरापी मिलेगा आपको इंडोनेशिया में। यह एक सक्रिय ज्वालामुखी है। फेसबुक द इनसाइड स्टोरी, ये किसने लिखा? स्टीवन लेवी। इसके लेखक कौन है? स्टीवन लेवी। आगे चलते हैं। किस संस्थान ने मार्च 2020 में अपने छात्रों को रचनात्मक परियोजनाओं में शामिल करने के लिए प्रोजेक्ट आइजैक शुरू किया? देखिए, जो न्यूटन थे उनका नाम भी था, पूरा नाम था आइजैक न्यूटन। ठीक है, उसी की तर्ज पर प्रोजेक्ट आइजैक शुरू किया। किसने शुरू किया? तो IIT गांधीनगर। ठीक है, आगे चलते हैं। हाल ही में इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा जारी समावेशी इंटरनेट सूचकांक 2020 में भारत की रैंकिंग कितनी है? भारत की रैंकिंग है 46। और यहाँ पर टॉप पर कौन है? स्वीडन। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक खाद्य श्रृंखला में कवक एवं जीवाणु मुख्यतः अपघटक के रूप में जाने जाते हैं। वे मृत उत्पादक एवं उपभोक्ताओं का अपघटन कर उन्हें भौतिक रूप में चेंज कर देते हैं। किसमें? देखिए, जो आप इन्वायरमेंट इकोलॉजी में पढ़ते हैं कि इसमें 3 चीज़ें मुख्यतः जैविक घटक, अजैविक घटक और एक होते हैं जो कि मृत चीज़ों को डिकम्पोज करके मिट्टी में कन्वर्ट कर देते हैं। तो क्या करते हैं? कार्बनिक से अकार्बनिक, कार्बनिक से कार्बनिक, जटिल से सरल, सरल से जटिल। उनका काम क्या होता है? जटिल से सरल में चेंज करना और अकार्बनिक से कार्बनिक में चेंज कर देना। ठीक है, तो उनका ई होता है, यहाँ पर ई ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, कार्बनिक तत्वों को अकार्बनिक में तोड़ देते हैं। यहाँ पर आप ध्यान से देखें,
यहाँ पर जो ऑप्शन है कार्बनिक को अकार्बनिक और जटिल को सरल तत्वों में तोड़ना। आगे चलते हैं, निम्न में से कौन मुद्रास्फीति की दर गिरने का निहितार्थ है। अर्थात मुद्रास्फीति क्या होती है, रेट बढ़ना, और जब मुद्रास्फीति की दर गिर रही है तो इसका क्या मतलब होता है कि खाद्य की सप्लाई बढ़ गई, कीमतें पहले की तुलना में अधिक धीमे से बढ़ रही हैं, कीमतें गिर गई। हाँ, एक तो ठीक लग रहा है कि कीमत गिर गई। दूसरे जो ऑप्शन यहाँ पर हैं कि कीमतें पहले की तुलना में अधिक धीमे से बढ़ रही है, ये भी सही है। मुद्रास्फीति की दर गिरने का क्या मतलब है कि जो कीमत है वो धीरे धीरे बढ़ रही है, अधिक धीमे से बढ़ रही है। खाद्य की सप्लाई बढ़ गई या औद्योगिक विकास गतिहीन है। यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, देखिए कीमतें गिर गई। आपको यहाँ पर जो ठीक आंसर है वो क्या है, कीमतें गिर गई। पित्ताशय में उपस्थित पाषाण निम्न में से किसका पाचन प्रभावित करेगा। देखिए, अगर आपकी गाल ब्लैडर में पथरी हो जाए तो फैट का पाचन क्या होगा, प्रभावित होगा, क्योंकि उससे जो बाइल जूस निकलता है वो फैट के इमल्सिफिकेशन में मदद करता है। तो यहाँ पर फैट का पाचन प्रभावित होगा। मोतियाबिंद के द्वारा मानव नेत्र का निम्न में से कौन सा भाग प्रभावित होता है। तो मोतियाबिंद में स्वच्छ मंडल। ठीक है, आगे चलते हैं। कोशिका में केंद्रक किसके द्वारा कोशिका द्रव्य से पृथक होता है। केंद्रक जो होता है वो किसके द्वारा कोशिका द्रव्य से अलग होता है। तो इसके लिए हाँ, नेचर ने बनाया है केंद्रक झिल्ली। ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान क्या हो रहा है, घट रहा है। कृषि का जो योगदान है आज 15-16% है, कभी 50-60% हुआ करता था हमारी जीडीपी में। आगे चलते हैं, रोगियों के दांत देखने में दंत चिकित्सक के द्वारा प्रयुक्त दर्पण कौन सा होता है। देखिए, अब यहाँ पर अभी हमने देखा था कि जो ड्राइवर होता है वो क्या करता है, यहाँ पर इसके जो बगल में शीशा लगा होता है वो उत्तल दर्पण होता है। यहाँ पर चीज़ें छोटी दिखाई देती हैं क्योंकि ड्राइवर को ज़रूरी है कि वो छोटी चीज़ें ज़्यादा देखें। ठीक है, ताकि उसमें जो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं वो छोटी साइज़ में आकर के उसके शीशे में पूरा दिखाई दे। और यहाँ पर जो डॉक्टर है उसको ज़रूरी है कि आपके दांत का साइज़ बड़ा दिखाई दे, ताकि दांत में जो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े जो भी हैं वो सीधे समझ में आ जाएं। इस वजह से वो अवतल लेंस का यूज़ करता है। कौन से लेंस का, अवतल लेंस का। दाढ़ी बनाने के लिए भी कौन सा शीशा यूज़ होता है, अवतल लेंस। ठीक है, इंद्रधनुष में सीमांत रंग क्या होते हैं। अर्थात जब इंद्रधनुष बनता है तो पहले यहाँ पर और यहाँ पर रंग कौन कौन से होते हैं, बहुत ही आसान है, वॉयलेट और रेड। यहाँ पर नीचे वॉयलेट होगा, ऊपर कौन सा होगा, रेड होगा। ठीक है, बाकी बीच में विबग्योर, आपको पता ही होगा। आगे चलते हैं, सामान्य ताप पर निम्न में से कौन सा तत्व द्रव के रूप में पाया जाता है, लिक्विड। तो ब्रोमीन हाइड्रोजन गैस में मिलेगी, ऑक्सीजन गैस में मिलेगी, आयोडीन ब्रोमीन। ब्रोमीन जो है वो आपको लिक्विड के रूप में मिलेगी। भोपाल गैस त्रासदी में कौन सी गैस लीक हुई थी, मिथाइल आइसोसाइनेट। मिथाइल आइसोसाइनेट, इसका जो रासायनिक आप यहाँ देख सकते हैं CH3NCO। ठीक है, मिथाइल आइसोसाइनेट का यहाँ पर रासायनिक सूत्र। आगे चलते हैं, वायुमंडल में उपस्थित ओजोन के द्वारा निम्न विकिरण अवशोषित किया जाता है। कौन सी, यहाँ पर जो पराबैंगनी किरणें हैं, अल्ट्रा वायलेट। आगे चलते हैं, अल्ट्रा वायलेट हमारे स्किन के लिए बहुत ही खतरनाक है, ये हमारे जीन में भी चेंज कर सकती है। प्रकाश वोल्टिक सेल होते हैं, कौन होते हैं, सोलर सेल। ठीक है, इसी सोलर पैनल का यूज़ करके बैटरी को चार्ज किया जा सकता है या डायरेक्ट भी फ़ैन वगैरह ट्यूबलाइट वगैरह जलाया जा सकता है। ठीक है, तो दोस्तों ये हमने कंप्लीट किया 150 क्वेश्चन। मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको समझ में आया। एक छूट गया 149। संयुक्त सैन्य अभ्यास मित्र शक्ति 2019 के 7वें संस्करण का आयोजन कहाँ हुआ। तो इसका आयोजन कहाँ किया गया, मित्र शक्ति पुणे में। और यहाँ पर मित्र शक्ति किसके किसके द्वारा, किन किन सेनाओं के मध्य ये अभ्यास होता है, भारत और श्रीलंका के बीच। ठीक है, तो दोस्तों ये हमने कंप्लीट किया 150 क्वेश्चन। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए आपको वीडियो कैसा लगा, और प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्माइलिंग।